बताइए, यही तो पूछ रहा हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो पूछ रहा हूँ वही हो जाएगा। हाँ बोलिए। आप अब तो सदमे से बाहर निकले, बहुत दिन हो गए, कितना अभी और सदमा है। हाँ हाँ एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, आप रिपीट करो जो इन्होंने बोला। अब 2 और लगा दिया, अब निकलो सदमे से बाहर, अभी तो बोल दिया। आप काउंसलिंग करो। हाँ, फ्री फॉल कोई चीज सर्टेन हाइट से कोई चीज छोड़ दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। नाउ अब ध्यान दो कि एग्जांपल 10.2 देखिए, 9.2 है, 9.2। तो a car falls off a ledge and drops in the ground, इसको ledge कहते हैं, और यहाँ से एक कार गिर रही है और यहाँ से ledge से गिर रही है, तो ये कितना गिरती है? दैट इज 0.5 सेकंड में नीचे गिर जाएगी। तो टाइम कितना है? 0.5 सेकंड। अच्छा, इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना लगेगा? 10 का बोल रहा है। तो क्या इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी? तो एक्सीलरेशन इसका पॉजिटिव होगा। क्या कनिष्का ये फ्री फॉल की कंडीशन है? क्योंकि कोई चीज छोड़ दी गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ड्यूरिंग, यहाँ पर क्या आप a को g के इक्वल लोगे कि a को माइनस g के इक्वल? जब नीचे आए तो g के इक्वल लो, जब ऊपर जाए तो माइनस g। समझ में आया? क्योंकि ये एक्सीलरेशन की कंडीशन है। अब पहली चीज देखो, कह रहा है जब यहाँ पे इसकी v क्या होगी, तो हम इसके लिए उत्कर्ष कौन सा इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस gt। a की जगह मैंने क्या रख दिया? gt। नाउ v, g की वैल्यू कनिष्का क्या रखें? t क्या रखें? 0.5। कुमकुम बोलो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो जब वो गिरेगी तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगी। सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है कि हाउ हाई इज द लेज। ये यहाँ से अगर इसको गिरने में, कोई भी चीज गिरने में 0.5 सेकंड लग जाए अर्थ में, तो वो चीज कितनी ऊंचाई पर है कि जिससे उसको गिरने में आधा सेकंड लग गया। भाई बताओ कितना ऊंचा है, आधा सेकंड ले लिया। सो हाउ हाई इज द लेज, यानी कोई चीज हाफ सेकंड में अगर धरती पे गिर जाती है तो इन्होंने जैसा बताया कि s इज इक्वल टू होता है, लेकिन हमारे केस में अगर हम s लिखें ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें h कर दें 0 इंटू t हाफ, इसकी जगह तो g ही लिख लो, यहाँ भी h लिख सकते हो, एक ही बात है कि नहीं? h ही लिख लो और बस इसे 0 t लिख दीजिए, सही है कि नहीं? तो अब h कितना हो गया बताओ? हाफ इंटू 10 और इंटू 0.5 का स्क्वायर। नीतू 0.5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? बहुत अच्छा श्रेया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि श्रेया ने बताया कि 0.25, भाई कभी ना कभी फर्स्ट या सेकंड में मल्टीप्लाई किया होगा, तब तो आज जानती हैं। इसके लिए करना पड़ेगा, न किया होता तो क्या बता पाती आज ये कि 5 5 या 25 और 2 डिजिट पहले जैसे यह होगा कभी ना कभी 9 साल के इस पढ़ाई में, नहीं क्या होगा? ये हो गया। अब तुम बता दो 5 इंटू 25 इनको बताने। हाँ बोलो, हाँ यहाँ से देख के बताओ। 5 इंटू 0.25, बहुत अच्छा। So that is 1.25 मीटर। तो कोई भी चीज इतना होता है 1 मीटर, और हम लोग की हाइट 1.25 है। अगर हमारे सर से मटका गिर जाए
तो उसे 0.5 सेकंड लगेंगे नीचे के। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जो फीमेल है उनकी हाइट 1.2 मीटर होती है, जो मेल है उनकी हाइट 1.25 मीटर होती है, वे 5 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। तो अब जरा देखें व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब ये थर्ड हमने कर दिया, अब सेकंड करो। बताओ एवरेज स्पीड उत्कर्ष क्या फार्मूला रहेगा? u plus v upon half. हाफ क्या होता है? 2/2. v/2। u कितना है? 0. v 5 आप दिखा बता नहीं सवाल लिखा है. लिखा होने से क्या सवाल तुम्हारे सामने चल रहा, क्या उतार ही नहीं रहे हो? जो नहीं उतारते वही ऐसे बोलते हैं, जिनकी कलम चढ़ जाती है उनको याद रहता है। दिखाओ ढूंढे तुम्हारी कॉपी में, तुम निकलो बाहर। इस तरीके से आप जो है ट्रॉमा में चले गए, बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। हम कितना ट्रायल करें? चलो 5/2 कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। So that is a car falling from ledge। तो उसमें आपको ये 3 चीजें बतानी है। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर करवाएंगे। एग्जाम्पल 9.2 देखो। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। नीचे से कोई चीज ऊपर फेंको और वो कितना ऊपर जाती है बताओ? अगर इसे ऊपर फेंका जाए तो ये 10 मीटर तक ऊपर चली जाती है। बस इतना जाके फिर लौट आती है। बॉल ऊपर उठा लो, 10 मीटर का मतलब समझते हो? 3 मंजिल। ये 3 मीटर है, समझ आया? तो 10 मीटर गई 3 मंजिल ऊपर, फिर लौट आई। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बताओ फेंकते समय उसकी स्पीड क्या थी? व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड व्हाइल थ्रोइंग। ठीक है भाई, यही तो पूछ रहा है, पढ़ो सवाल। सो वेलोसिटी विद, अगर h क्या दिया बताओ? 10 मीटर। नाउ अब सिर्फ तो मुझे दिव्या ये बता दो मैं a क्या लूं? क्योंकि चीज रिटार्ड हो रही है, ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो स्पीड कम नहीं होती जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? ऊपर फेंको तो हमेशा निगेटिव लो, इस चक्कर में अपने आप सवाल सही हो जाएगा। बस इतनी चीज दी है और यू पूछा गया। कोई मुझे बताएगा, आप बताइए कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर है वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी v क्या होगी? बोलो, क्योंकि अंतिम पॉइंट तक जाते जाते वो रुकती है ना मोमेंटली, तभी तो बॉल वापस आती है। तो v कितना होगा बोलो? यहाँ तक अगर बॉल आ गई तो v कितना हो गया? v 0 है। और अब पूछा गया u। ऐसी स्थिति में मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? इसे s मानो। 2as. हाँ, that is 2as, जैसा कि नोएल भी बताना चाहती थी। v² माइनस u², यही बात है ना? अब देखो 2 लिखो, नोएल a की जगह क्या डालें? -9.8। और s है, s की जगह h लिख लो। v तो नहीं, v तो 0 है ना। अच्छा h भी कुछ है क्या? हाइट दी गई है क्या? कितनी दी है? तो 10 लिख लो इसको भी, इंटू 10। सही है? 2as लिख लिया, 2as निगेटिव साइन रखना। 9.8 का डबल क्या होगा? दैट इज -19 पॉइंट और इंटू 10, दैट इज -u²। क्या दोनों तरफ से निगेटिव चला जाएगा? और 19.6196 है, 16 होगा ये. तो इनको बताने दो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये बोल रहा है 14 का है चंदन, क्या तुम इनसे एग्री करती हो? तो तुम तेज हो इसका मतलब। That is u is equals to 14 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात?
अब कहा गया है कि सेकंड देखो, द टाइम टेकन, ये यहां से यहां कुमकुम, ये अपने मतलब यहां से जहां से फेंका गया वहां से 10 मीटर ऊंचा पहुंचने में उसने कितना समय लिया। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कौन सा इक्वेशन लगाओगी? हाँ स्मिता, कौन सी लगाओ बताइए। मतलब जमीन से तुमने फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई 10 मीटर, इसमें इसने कितना समय लिया? टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, बोलो। ये कह रहा है v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा, ये कह रहा है t कितना टाइम लिया ये भी बताना है, u भी बताना है। क्या हमने u बता दिया है? और अब क्या पूछ रहा है? टाइम। तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या बता देना चाहिए? v इज इक्वल टू u प्लस, हाँ ये कितना लिखे हैं v? बहुत अच्छा। u कितना लिखे हैं? बताया करो, यहाँ से देख के बताओ। हर चीज माइंड में होनी चाहिए, इधर उधर देखना ना हो, डेटा याद रहनी चाहिए। एक ही जगह क्या लिखे हैं? बता नहीं रही हो आप, बोलो। जब ऊपर जा रही है तो निगेटिव नहीं लगाओगी। और t, अब ये -9.8t को उधर ले लो तो क्या प्लस में आ जाएगा? और यहाँ कितना बचा? 14। तो बोलो t कितना हो गया? 14 अपॉन 9.8। अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा? 140 अपॉन 98। अब दोनों को 7 से कट करो, बोलो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा, अब फिर से देखो 10/7, 10/7 कितना होता है? 1.42 की 1.43, कैलकुलेट करके बताओ। 1.428, ये मुझे लगता है ज़्यादा एग्जैक्ट बता रहे हैं। देख लें जब इतना ये प्रिसाइज बता रहे हैं। 7 तो 30 डेसिमल लगाया, अब कितना बचा? 42 तो 14 60 तो 1.428 बताया। इसका मतलब है कि इन्हें चीजें पता है, इन्होंने फेंका होगा बॉल और खेलते होंगे, वरना इतना कैसे कोई जान सकता है? इतना सेकंड या 1.423 सेकंड है। बॉल उछाली होगी जरूर। अब चलो देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। मैं बोर्ड पे लिखूंगा। पहला सवाल है, इसमें ये सब दिया है, u भी दिया है, g भी दिया है, और आपको क्या क्या पता करना है? e पता करना है और h पता करना है कि हाइट कितनी है। सो अ कार इज फॉलिंग फ्रॉम लेज, एक लेज से गिरती है और कितना टाइम ले लेती है? एंड इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड। A car falls from ledge and takes 0.5 second to reach ground. Find P and H. कितने हाइट से गिरी? ठीक है। A ball is thrown, और एक चीज पूछा गया है, and average speed. A ball is thrown upward, ठीक है, and it reaches maximum. A ball thrown upward reaches
मैक्सिमम 10 मीटर हाई, इतना चलती है। तो बताओ क्या क्या चीजें पूछी गई आपसे। फाइंड इनिशियल स्पीड एंड टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। चलिए अब बताओ, बता दे नोएल। अच्छा, इस चीज में है एक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना दिया जाए तो 9.8 दिया जाता। सब हो क्या लिखा है नीचे? नीचे सेकंड है, या सेकंड लिख दो और अप्रॉक्स, ये टाइम है। ठीक है, पेपर मिल गया सबको? हाँ नोएल हो गया। चलिए और किसी को बाकी है पेपर? हाँ स्टार्ट करो, पेपर मिला। ओके text questions. So free fall, when an object is just released, कुछ किया ना जाए बस रिलीज कर दिया जाए, from certain height, then it moves downwards, तब ये नीचे आएगी, purely under gravitational force. एक्सपीरियंस, और क्या एक्सपीरियंस करेगी लाइए, एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Such motion is called free fall and such acceleration is called gravitational acceleration. बात समझ में आई कि नहीं? Such जो ऐसा मोशन है उसे क्या कहेंगे? Called free fall and such acceleration is called, ये जो मोशन है तो उसे फ्री फॉल कहेंगे. अगर अलग से पूछा जाए, जैसे इसे पूछा गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सो एवरी ऑब्जेक्ट, देखो एवरी ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल एक्सपीरियंसेस एंड एक्सीलरेशन, जो नीचे गिर रहा हो या मुक्त पतन की अवस्था में हो तो उसके ऊपर कितने का एक्सीलरेशन लगेगा? Every object under free fall experiences a downward acceleration. और वो किसकी वजह से होगा?
ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये लिखना होगा। ये एक्सीलरेशन उस पर किस वजह से लग रहा है बताओ? फोर्स कहाँ से आया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। This is called gravitational acceleration. इसकी वैल्यू अगर हम देखा जाए तो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है चंदन? स्मॉल जी इज इक्वल टू फार्मूले के हिसाब से एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सो जो स्मॉल जी है वो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ओके, जमा करो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ सवाल एक्सरसाइज के पहले करते हैं, फिर वापस लाइए। Now, ये बताओ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस अमन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यानी अर्लियर और लेटर, अगर शुरू में जो डिस्टेंस है वो d है और फिर उसको क्या कर दें d/2 कर दें, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और दो चीजें हैं, इनके बीच शुरू में डिस्टेंस d है और बाद में इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जाए बोलो? तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स is equals to g m1 m2 by d स्क्वायर। और लेकिन जो नया फोर्स है उसको तुम कुछ दूसरे नाम से पुकारो, क्योंकि अब चीजें बदल गई ना। fg डैश डैश लगा दो या fg1 लगा दो, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप नई चीजें जैसे uv दोनों वेलोसिटी हैं तो कुछ नया नोटेशन देने के लिए fg डैश लगा दो। तो बोलो ये g क्या दोनों का मास नहीं बदला और उन दोनों बॉल्स को सिर्फ पास ले आए हो, तो पास लाने से उनके बीच का फोर्स बढ़ेगा श्रेया कि घटेगा? बोलो, दो मैग्नेट हैं, अगर नॉर्थ और साउथ पोल को पास ले आओ तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। और दूर है तो ऐसे करो कुछ भी फर्क नहीं, पास आने पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है। तो g m1 और m2, लेकिन इसे लिखो d/2। कितना हो गया है अभी डिस्टेंस? पहले d था। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द डिस्टेंस इज हाफ इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करना चाहो, इधर देखो, तो क्या तुम डिवाइडेड बाई d/2 का स्क्वायर करना चाहोगी? ऐसा भी तो कर सकती है। जो चीज डिवीजन में ऐसे लिखी जा सकती है, बोलो हाँ नहीं, बोलो तो समझा भाई। जो चीज ऐसे है तो ऐसे लिख दें। तो दैट इज g m1 m2 और डिवाइडेड बाई d स्क्वायर बाई, ये तो टेक ही लगा बैठी तो 2 ही बोलेंगी, टेक हटाया होता तो 4 बोलती। उनको आराम ज्यादा पसंद है, चाहे दिमाग लगे चाहे ना लगे। कह रहे हैं कि उससे 4 ब्रेन की कैपेसिटी आधी हो जाती। 2 का स्क्वायर 2 बोल रही है भाई। अभी हमने आपसे कहा 2 का स्क्वायर बता दो, कह रही हो 2। ये क्या मतलब? तो g m1 m2 into 4 by d स्क्वायर, तो g m1 m2 by 4 अलग से रखो। लेकिन मुझे बताओ ये जो fg डैश है ये वैल्यू किसकी है? क्या यही fg है?
मिला लो, सही है। तो इसलिए जो एफ जी डैश है इज इक्वल टू, इसे लिखो एफ जी इंटू 4। सो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 4 टाइम्स। अगर उनकी डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? 4 टाइम्स। तो लिखो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 4 इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। सिर्फ कितना भी लिख दोगे तो चलेगा, न्यू भी नहीं लिखो, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, क्योंकि देखो 4 गुना हो गया। चेक करो, वो तो समझ में आ गया। अब आपको फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और क्वेश्चन नंबर 1 करना है। हाँ पहले जमा कर दिया। हाँ बस ठीक है, उसमें इतनी देर मत करो। आगे वाले सही होंगे, ध्यान दो। एक तो से क्या, चलो ये समझ में आया? नहीं तो बोलो, तो तुम लेके ही बैठोगी रहोगी तो क्या समझ पाओगी। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस हाफ कर दी गई है। तो पहले m1 m2 था और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? d है, तो यही फार्मूला लगेगा। अगर तुमने 2 बॉल को पास ले आए तो डिस्टेंस कितनी हुई? हाफ। पेज खोलो, कहाँ कॉपी? बुक का, बुक अभी तक। हाँ, तो दैट इज d/2 हो गई। इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ तो d/2 कर दी। तो बोलो मास लिखा और डिस्टेंस को d/2 लिखा। चूंकि ये डिवीजन में तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिखोगे? d² इंटू लगाओगे तो पलट जाएगा। d² को इधर खींच लो। अच्छा ये बताओ m1 m2 बाई d² और इंटू g, ये सब किसकी वैल्यू है? क्या इसकी जगह fg लिख दें? तो 4 वहाँ बना रहा, तो नया जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, क्या वो पहले फोर्स से 4 गुना हो गया? सो फोर्स इज इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। दोनों समझ में आई बात? ठीक ना। आप लोगों को हाँ हाँ बोलो। हटाइए। इसी तरीके के और सवाल में इसको ये वाला ध्यान से करना, नहीं तो ये नहीं कर पाओगे तो फिर और भी सवाल है। गिर रही है। सो 6th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो अर्लियर और लेटर, मान लीजिए एक का मास m1 है और ये m2 है, और किसी एक का डबल कर दो, इसे 2m1 कर दो। हाँ, और ये m2 है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ना बदलो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो क्या मैंने एक का मास डबल कर दिया है? चेक करो, m1 का मास तो मैंने 2m1 कर दिया है। तो लाइए मतलब इसलिए क्योंकि अब ये फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि तुमने इसकी डिस्टेंस बदल दी, तो तुम वही fg करोगी। तो क्या ये लिखो कि fg इज इक्वल टू 4fg, ऐसा लिख सकते हो क्या? मतलब कुछ नोटेशन को डिस्टॉर्ट कर देना चाहिए, नहीं, इसलिए ऐसा किया। तो इसका मतलब है कि वो कुछ और है। अब जैसे v और u करके तुम नहीं कर देते हो, होती तो दोनों वेलोसिटी है। अब दूसरा और क्या लिखें? कुछ लोग fg1 लिख देते हैं, fg2 लिख देते हैं। तुम्हारी जो मर्जी सो करो, ऐसा भी कर सकते हो fg1 और fg2, वो उससे कोई मतलब नहीं। कुछ तो नोटेशन बदलना पड़ेगा कि दोनों। अब यहाँ देखो, पढ़ो सवाल। हाँ बोलिए। जी छोटा होगा ना, g
तो कैपिटल होगा क्योंकि ये ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो स्मॉल जी तो उसकी वैल्यू ही अलग हो जाती है। और यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जी है, और वो जो जी है वो तो जी एम अपॉन हरी स्क्वायर वाला, ये जी का कोई मतलब नहीं। अच्छा अब देखो कि पहले फोर्स क्या बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू, तुम बिना एफ जी के भी कर सकते हो, सिर्फ एफ भी लिख सकते हो, और जी m1 और m2 बाई, और इनके बीच का d स्क्वायर है, और अब इसे क्या लिख लो f1। ये ठीक लग रहा है, ये इक्वेशन है फॉर f1। तो g और इसकी जगह क्या मैं 2m1 लिखूं? मास डबल कर दिया है कि नहीं? देखो अब इसमें ये 2 को सबसे अलग कर दो, तो 2 अलग हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, m1 m2 बाई डी स्क्वायर, तो एक है 2m1 और दूसरा m2, बस मैंने 2 अलग कर दिया, यहाँ 2 इधर लिख लो, कोई दिक्कत? और इस पूरे की जगह क्या लिखोगे बताओ? तो बोलो f1 किसके इक्वल हो गया? f into 2। नाउ द फोर्स विल गेट डबल्ड। अगर तुम किसी एक का मास डबल करोगे, अब वो कह रहा है कि दोनों का मास डबल कर दिया जाए, तब बताओ क्या होगा? भैया फोर्स के बारे में बताए, हाँ बोलिए। 4 टाइम्स डबल कहाँ से होगा? माइंड करिए, एप्लीकेशन लगाओ। चलिए ना, वो थर्ड क्वेश्चन है, पहले सेकंड करो। सेकंड पार्ट कह रहा है डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस इज डबल्ड नाउ अर्लियर और लेटर। नाउ श्रेया ये बताओ, अगर डिस्टेंस डबल कर दी जाए, देखो पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो क्या फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा? ये तो यस सर बोलने में बहुत तेज है। हाँ अब बोलो, बताओ, आप बताइए दिव्या, मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा कि नहीं? और ट्रिपल कर दी जाए तो डिस्टेंस अब डबल करो, इनके बीच की डिस्टेंस d थी, और अब क्या करो, 2d कर दो, सही है? तो बोलो f क्या होगा? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई 2d का होल स्क्वायर। नाउ श्रेया 2d का होल स्क्वायर क्या होता है? बहुत अच्छा, हाँ नीतू बोलो बोलो। जी m1 m2 बाई, इन्होंने श्रेया ने कहा है 2d स्क्वायर जो होता है वो 2d इंटू 2d यानी कि 4d स्क्वायर होता है। क्या तुम श्रेया की बातों से सहमत हो कि श्रेया गलत बोल रही है? सहमत हो? सही बात है, हम भी सहमत हैं। 4d स्क्वायर, बोलो बात सही है? ठीक, क्योंकि 2d स्क्वायर। अब मैं क्या करूं? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर यहीं रहने दो, और 1/4 अलग लिख लो, और अब इसे f1 लिखो। क्या इस पूरे की जगह कौन सी वैल्यू डाल सकते हो? आप ऐसे एरो न लगाओ, यहाँ ऐसे लिख दो और फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे लिखने में फिर टीचर कहेगा कि ये क्या डिजाइन बना रहे हैं, तो वो f लिख दिया। और यहाँ क्या लिख दो बताओ? f1 इज इक्वल टू f इंटू 1/4। तो इस तरीके से फ्रॉम, अब यहाँ लिख दो इक्वेशन 2, क्योंकि वो एक ही सवाल चल रहा ना, तो अलग अलग इक्वेशन चलेगी कि नहीं? तो उस इक्वेशन से ये किया, और इस इक्वेशन से क्या कर दिया? इस पूरे की जगह इसकी जगह f रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी जगह f रखा कि नहीं? तो न्यू फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स। ठीक है, न्यू फोर्स
will be 1/4 times of previous force। हाँ से अब कौन सा सवाल करना है, कौन सा पार्ट करें बताओ, बताइए। ये थर्ड ही बोलेंगी तभी तो इनसे पूछते हैं, इतनी बड़ी बात, क्योंकि अभी ये नहीं बोल रहे कि सर सेकंड अभी बाकी है। चंदन ने तुरंत पकड़ ली बात, बहुत अच्छा, ये हर चीज जानते हैं। चंदन इतना दिमाग कैसे हो गया, पहले तो नहीं था अब बढ़ता जा रहा है। अब ये देखो, अभी पूरा बात नहीं हुआ है। इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, अब इसी में एक और केस है, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। अच्छा, जो डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड है वो केस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे डबल का आपने कर लिया वैसे ट्रिपल का भी कर ही लोगे। 1/9 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, 3d² क्या होगा और 1/9 अलग कर देना, तो लास्ट में आंसर क्या बन जाएगा, f डैश या f1 इज इक्वल टू f इंटू 1/9 आ जाएगा। अब आप थर्ड पार्ट करें, इफ बोथ मास इज डबल, मान लीजिए कि तुम्हारे दोनों हाथों में 1-1 किलो आलू है, अब वो चिपके जा रहे हैं 1 किलो, 2-2 ले लो, तब कैसे चिपकेंगे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, ऐसे चिपकेंगे नहीं। लेकिन स्पेस में होते तो वहाँ शायद इनमें इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता। समझ में आई बात कि नहीं, तो यहाँ ड्राइव फोर्स और दूसरे, क्योंकि इसमें g की वैल्यू ही 10⁻11 है। ये फोर्स कितना है बताओ, -11 का मतलब समझते हो कि पॉइंट के आगे 11 जीरो लगाओ तब 6 आएगा, इतना कम। 1 न्यूटन ही कितना जरा सा होता है, एक ग्राम उठाने में 1, और 1 न्यूटन का भी कितने मिलियन बिलियन टाइम्स स्मॉलर है। ये बहुत वीक फोर्स है ना, जी की वैल्यू नहीं देख रहे हो, -11 है, कितना वीक है। ये कह सकते हो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब जरा देखें थर्ड, इफ बोथ द masses आर डबल्ड, तो नोएल इफ बोथ द masses आर डबल्ड, तो अब बताइए, दोनों मास को मैंने डबल कर दिया, दोनों मास का ये d है, यही कहा गया ना, तो बोथ masses आर डबल, d नहीं बदला, ये 2m1 2m2, तो ऐसी स्थिति में दिव्या फोर्स क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं फोर्स नहीं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे डिस्टेंस के बारे में क्या कर देना चाहिए कि फोर्स वही रहे। मैंने मास को तो डबल कर दिया, कितनी, यानी डिस्टेंस भी 2 टाइम्स कर दें तो वो 4 टाइम जो बड़ा वो 1/4 इधर से निकल जाएगा। सही है कि नहीं, सर नहीं समझा, समझना नहीं है अभी, इतना ही है बस, मास डबल किया। अब फोर्स क्या है बताइए, G m1 m2/d² है, अभी समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलो F1 क्या है, G 2m1 और 2m2/, तो बोलो फोर्स, नया फोर्स जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसा क्या करूं कि फोर्स ना बदले, तो क्या डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूं, तो वहां से 1/4, यही ये लोग बता रहे हैं। समझ में आई बात, G m1 m2/d², और बोलो यहाँ क्या कर दिया 4, तो अब इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन लिखो। सो F1 क्या हो गया बताइए, F into 4, new force will be 4 times, increased by 4 times. Force will increase by 4 times. चलो, अब इस सवाल को करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 6। सो पूछा जा रहा है कि
ग्रेविटेशनल फोर्स मास के हिसाब से होता है, तो भारी चीज पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तो भारी चीज पहले क्यों नहीं गिर जाती? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास बढ़ेगा। अभी तुमने देखा मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाता है कि नहीं, डबल हो जाता है। तो वो कह रहा है भारी चीज को जल्दी गिरना चाहिए क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। ना देखो, सो कहा गया है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं मास के, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो इफ मास इंक्रीजेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो, ये बात तो जानते हो। बट सो फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट मोर ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, यही है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हैवियर ऑब्जेक्ट, हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट, मान लो भारी चीज हो, मैं 10 पेन बांध के गिराऊं और 1 पेन बांध के गिराऊं, तो क्या एक जैसे ही गिरेंगे? बिल्कुल एक ही जैसे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एक पेन दूसरा बांध दो तो भी समझो बगल बगल ही गिर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दोनों में सेम काम करता है। तो जब टाइम निकालते हैं तो टाइम के तुमने 2 सवाल किए थे, एक में 1.43 आया था, क्या उसमें कार का मास भी कहीं लेना पड़ा था कि नहीं लेना पड़ा था? मास की कहीं जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सो दैट इज heavier and lighter object both experience same gravitational acceleration। उन पे जो a की वैल्यू है या g की वैल्यू है, क्या वे सेम रहती है? तो इसलिए दोनों के गिरने का समय भी सेम रहता है, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में तो कहीं मास का यूज ही नहीं होता, कोई आपसे पूछता भी नहीं, वहाँ कोई मास का m की टर्म है क्या? वहाँ तो टाइम ऐसे ही निकल आता है। सर लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी क्रॉस कर देते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर लगभग उसका थोड़ा फैक्टर है, पेपर गिराओगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो वो एक और भी बात है कि मान लो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया में डिफरेंस हो, अगर सरफेस एरिया में बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो हैवी है, एक हैवी बॉल है और एक कॉपर की ले लो और एक साथ में दूसरी कोई ले लो लोहे की, तो कॉपर ज़्यादा भारी होता है, तो भी दोनों एक जैसे गिरेंगे क्योंकि दोनों पे जी की वैल्यू क्या है? सेम है। लेकिन अगर पेपर है बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया और हल्की चीज़ है, तब तो ऐसे ऐसे होके गिरेगा, तो ऐसे केस में फिर हमें एयर ड्राइव लेना पड़ेगा। बट हियर वी आर इग्नोरिंग दैट, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि दोनों में जी की वही वैल्यू होगी एंड जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है दैट डज नॉट इन्वॉल्व, क्या होगा? कोई उसमें मास तो इन्वॉल्व होता नहीं है। सो बोथ एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, बोथ एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कितना एक्स होगा? सेम
gravitational acceleration, that is 9.8 meter per second square. कितना होता है? सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो बोथ फॉल एट सेम टाइम. सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सो heavy object does not fall faster. So heavy object does not fall faster. दोनों पे जी सेम है, इतना लिख देना काफी है. Then lighter object. अब देखो, what is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg object on the surface? So magnitude of gravitational force, Earth है और अर्थ पर 1 kg की कोई चीज रखी है, ये 1 kg है. तो कह रहा है इनके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. वैसे इनके और इनके बीच की डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ ही लेना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ. और तो क्या लेंगे, कोई 1 किलो का यहाँ पर आलू रखा है तो वो अर्थ की सरफेस पर ही है. तो इनमें क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या चीज होती है, बताओ. सब चीजें दी गई हैं. मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1 kg. मास ऑफ अर्थ क्या है? 10 to the पावर. और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? ये 6 लिखो, ये बार बार 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. और जी कितना दिया है? अब 6.7 जैसे इन्होंने बोल दिया, 6.7 into 10 to the power -11 कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2, ये सब चीजें हैं. तो अर्थ का मास है, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m और अर्थ का मास m. सही है. और इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल होगी. तो बोलो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? g मास एंड मास ऑफ अर्थ और अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. सही है. अब लिखो g कितना है? तो g और me और अपॉन r स्क्वायर. क्या तुम इस चीज को पहचानते हो और इसकी वैल्यू को जानते हो? यही 9.8 कैलकुलेट कराया गया है. और इंटू m को अलग रख दो और इसकी जगह क्या लिख दो? ये सब लिख दो और फिर उसकी जगह चुपचाप 9.8. ज्यादा नहीं करना है. अगर केजी में कोई और वैल्यू, मास में कोई और वैल्यू होती तो फिर मास अभी 1 kg है, 2 kg होती तो डबल हो जाता. अच्छा, 6.7 into 10 to the power -11. और ये क्या है बताओ? me 6 into 10 to the power 24. और नीचे re क्या है? 10 to the power 6 का स्क्वायर और into 1. इतनी बात सही है. तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो पहले टीचर आपकी इस बच्चे को पता नहीं, इसने कैलकुलेट नहीं किया, रट के आया होगा. वी नो, फिर इसके आगे लिख देना स्मॉल g इज इक्वल्स टू g me बाई r स्क्वायर. ये लिख देना. तब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जान जाएगा कि बच्चा पूरा जानता है, कभी कैलकुलेट जरूर किया. तो अब हम इसकी जगह क्या रख दें बताओ? 9.8 और इंटू 1. तो फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जरा देखो कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये अर्थ और मून छोटा होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेंटर टू सेंटर एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं. ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर. तो मून के बारे में क्या कहा गया है? इट डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ फोर्स ग्रेटर और स्मॉलर और सेम.
So we know that gravitational force is abided by third law of motion. ये न्यूटन के तृतीय नियम का अनुपालन करता है. So the action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction. Hence, moon and earth both experience same magnitude of forces, but in opposite direction. ये नहीं है कि मून को ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस पेन को ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है. जितना ये अर्थ की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अर्थ भी उस पेन की वजह से उतना ही कर रही है. तो क्या लिखें कि दैट इज ग्रेविटेशन. पूरा सेंटेंस बोलो, बोलो कनिष्का. Gravitation force equal ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो क्या करता है बताइए. या इज अबाइडेड बाय, दोनों में से कुछ भी लिख सकते follow हैं. the third फॉलो थर्ड, law तो उनको बोलने दो. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाँ आगे बोलो. where हाँ both moon and earth attract each other हाँ with same force हाँ. सो मून एंड अर्थ अट्रैक्ट या एक्सपीरियंस, अट्रैक्ट लिखा है तुमने, क्या लिखा है? अट्रैक्ट ईच अदर, each other with same magnitude of force. Which are opposite in direction. Irrespective of their masses. यानी उनके मास भले ही अलग अलग क्यों ना हो, ये भी लिखा जा सकता है. अगर याद रहे तो लिख देना, नहीं बात ना याद है तुम्हें. क्योंकि मास के बारे में ही पूछा गया है तो ये लिख देना ठीक रहेगा कि उनके मास के कुछ भी होने पर भी चूंकि वे न्यूटन के थर्ड लॉ से अबाइडेड हैं, फॉलो होते हैं, तो इनमें लगने वाला फोर्स इक्वल हो गया. Now, fifth question. If the moon attracts the earth, then why does earth not moves towards the moon? तो वास्तव में क्या अगर अर्थ इस पेन को भी अट्रैक्ट कर रही है और पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब ये नीचे गिरता है तो क्या अर्थ ऊपर आती होगी? आती तो होगी, लेकिन क्या तुम्हें दिखती है आती हुई? तो वही वो पूछ रहा है कि कितनी आती है. अगर तुम्हारा एक पेपर गिरा तो अर्थ भी तो उसकी ओर आई होगी, तो दोनों आए होंगे, तो कितना आया होगा. मेरा कहने का मतलब है जैसे एक पेन हो, 1 kg की बात कर लो, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट था, तो बोलो कितना फोर्स लगा? 1 kg ऑब्जेक्ट पर ये इतना फोर्स लगता है. अब जरा सोचो, क्या यही फोर्स अर्थ पर भी लगा होगा? यही फोर्स किस पर भी लगा होगा? तो 1 किलो आलू गिरा होगा तो अर्थ भी तो ऊपर आई होगी ना. तो हम जरा देखें किस एक्सीलरेशन से आई होगी. सो सेम फोर्स ले लो थोड़ी देर के लिए. अच्छा मुझे बताओ फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स 9.8 तो अर्थ ने भी एक्सपीरियंस किया होगा. और जरा मुझे अर्थ का मास तो बता दो. तो हम एक्सीलरेशन अर्थ का निकालना चाहते हैं. ये सेकंड लॉ है न्यूटन का, है कि नहीं? F इज इक्वल टू एम. क्या है बताओ? तो मैं इसकी जगह क्या लिखूं? 6 इंटू 10 टू द पावर 24. और जरा देखो कि अर्थ किस स्पीड से आई होगी. ये तो 9.8 की एक्सीलरेशन से दौड़ा भागा चला जा रहा है. अर्थ कितनी तेजी से इसकी ओर दौड़ी भागी चली जा रही है. देखो जरा, 9.8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 24. इससे इसको कट करो. 6 1 इज 6 और 36 हुआ, तो 6 या 36, फिर भी 2 बचा, तो 6 थी 18. और इसके ऊपर आ गया तो 1.63 इंटू 10 टू द पावर -24. क्या यही एक्सीलरेशन है? या फिर नीचे इतने जीरो हैं उतने प्लेस पे डेसिमल लगाओ. कोई चीज इतने जीरो है कि नहीं? तो क्या रखना पड़ेगा तुमको? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई चीज आएगी तो तुम्हें दिखेगी आती हुई। और उस पर कितना लग रहा था? बिकॉज अर्थ इज हैवियर। तो कोई चीज है, कोई ट्रक पे तुम मुक्का मार दो, बोलो देखो कैसे भागा, जो भागेगा तुम्हारे चोट लग जाएगी, उस पर क्या एक्सीलरेशन? कुछ नहीं होगा। तो हैवी चीज पे अगर तुमने मास ज्यादा है तो फिर एक्सीलरेशन कम होगा। और एक मोती पे मारो तो उछल के दूर चली जाएगी, और वही अगर फुटबॉल पे मारो या और भारी चीज पे तो कुछ होगा क्या? उतना नहीं होगा। तो इसलिए तो क्या लिखोगे बताओ? वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स मून? बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स लार्जर देन, उसका 10 to the power 22 है, 7.4 इंटू, और इसका 24 है। याद है कि नहीं? मून का कितना मास है और अर्थ का देखो तो 100 गुना ज्यादा है कि नहीं? सो मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स लार्जर, सो द एक्सीलरेशन ऑन अर्थ इज 100 टाइम्स स्मॉलर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे मैंने इधर किया है। सो हाँ, नीचे में पॉइंट है क्या? 1.63 1.63 है। तो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे। बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना? मास भारी होगा तो फिर एक्सीलरेशन कम होगा। Welcome. स्वागतम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Thank you.